डियर स्टूडेंट, उजाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है जय प्रक्रम और ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि जय प्रक्रम और अच्छे से समझ में आए। ऑलरेडी हम लोग जय प्रक्रम का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो कवर कर लिया है। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे पाचन डाइजेशन क्या होता है और मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है, HCl का क्या कार्य होता है और दांत को भी समझेंगे और मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। मानव दांत का सूत्र भी जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। जय प्रक्रम पाठ के अंतर्गत जो ये सारा टॉपिक है हम आज इसको अच्छे से समझेंगे। आइए जान लेते हैं पाचन किसे कहते हैं। डाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में इसे। पाचन होता क्या है? जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कह रहा है ये? जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन के द्वारा सरल पोषक पदार्थ में बदलना, यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पाचन। पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन भी कहते हैं। जल के द्वारा जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया ही डाइजेशन कहलाती है। आगे है मानव में पाचन क्रिया, डाइजेशन इन ह्यूमन। मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है। यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है और मुख से गुदा तक फैली होती है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? मुख से गुदा तक। इस आहार नाल के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार से भोजन का पाचन होता है। मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है उसको हम आगे समझेंगे और पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भूमिका निभाते हैं उसको भी देखेंगे। मनुष्य में पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है जो कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य की आहार नलिका कितनी लंबी होती है? 8 से 10 मीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? तो इसका आंसर हो जाए मुख से गुदा तक फैली होती है। आइए जान लेते हैं भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ एंड होता है। पहला है मुख में पाचन। मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं और जिह्वा यानी कि जीभ लार की मदद से भोजन को अच्छी तरह मिलाती हैं एवं भोजन को लसलसा बनाती हैं। यहाँ लार में उपस्थित एंजाइम लार एमाइलेज या टायलिन मंड या स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देते हैं। क्या कह रहा है? मनुष्य में जो दांत होते हैं, हमारे जो दांत हैं वो उनका कार्य क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। जटिल पदार्थों को क्या करते हैं? छोटे छोटे सरल भागों में तोड़ देते हैं। और हमारा जीवा के क्या कार्य करता है? तो हमारा जीवा भोजन को लार में अच्छी तरह से मिक्स करने का कार्य करता है और भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाता है। और लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन एंजाइम स्टार्च कणों को शर्करा में बदलने का कार्य करते हैं। स्टार्च यानी कि मंड। और भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जान लेना कि मनुष्य में पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो है मुख से। दूसरा पॉइंट है ग्रसिका। यह भोजन को आमाशय के भीतर ढकेलने में सहायता करता है। यह क्या करता है? ग्रसिका भोजन को आमाशय मुख से अब कहाँ ले जाएगा? ये आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है ये ग्रसिका। ग्रसिका की पेशियों का क्रमवत फैलना एवं सिकुड़ना क्रमानुकंचन कहलाता है। ग्रसिका पेशियों का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? क्रमानुकंचन। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जैसे कि मुख में थोड़ा बहुत पाचन होता है भोजन का, पर हमारी ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका क्या कार्य करती है कि भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है और इसमें भोजन का किसी भी प्रकार से पाचन नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जान लेना कि मनुष्य की ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। आइए जान लेते हैं आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथियां उत्तेजित कर जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस में
97.99% जल, श्लेष्म HCl, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, तथा पेप्सिन एंजाइम होते हैं। वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है। HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय होता है। आमाशय का आकार कैसा होता है? जे आकार का, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एक जे आकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है और थैली नुमा होती है इसकी संरचना। मुख से ग्रसिका द्वारा होती हुई भोजन कहाँ आता है? हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में, और यहाँ हमारा भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे रहता है? 3 से 4 घंटे। और जब भोजन हमारे आमाशय में आ जाता है तो हमारी जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और क्या करती है? जठर रस का भी स्रावन करने लगती है। और हमारे जठर रस में 97.99% जल ही होता है और बाकी श्लेष्म HCl तथा पेप्सिन एंजाइम होता है। आमाशय में HCl पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण जल, हमारा जठर रस जो होता है वो अम्लीय होता है। HCl के निम्न कार्य। अब हम जान लेते हैं HCl के कौन कौन से कार्य हैं। पहला है, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। HCl क्या करता है? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको सक्रिय करता है। सक्रिय करके किस में बदलता है? पेप्सिन में। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ये इसका पहला कार्य है। दूसरा है, भोजन के साथ आए जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को मारता है। तीसरा पॉइंट है, यह भोजन को सड़ने से रोकता है एवं भोजन को कठोर भागों को घोलता है। जो भोजन के कठोर भाग होते हैं उसे नर्म बनाता है या घोलता है और हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है जो कि अम्लीय होता है। HCl महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन के पाचन में। चौथा पॉइंट है, ग्रहणी व क्षुद्रांत्र में पाचन क्रिया। इसे ग्रहणी, क्षुद्रांत और छोटी आंत के भी नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं इसमें किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। यह अधिक कुंडलित होती है। भोजन का पाचन मुख्यतः क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। ग्रहणी में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस भोजन में मिल जाते हैं। क्षुद्रांत्र की दरारों से अंतरीय रस का स्रावण होता है। हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत अधिक लंबी होती है, यह अधिक कुंडलित होती है। आप फिगर में देखे होंगे जो संरचना कुंडली नुमा होती है वही क्या है? छोटी आंत। और हमारे भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में। ध्यान रखिएगा कहाँ होता है भोजन का पाचन? ग्रहणी में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। हमारी छोटी आंत क्या करती है? किसका पाचन करती है पूर्ण रूप से? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। ये तीनों का क्या करती है? पूर्ण रूप से पाचन करती है हमारी छोटी आंत। ग्रहणी में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस भोजन में मिल जाते हैं। ग्रहणी में क्या होता है? पित्त रस और अग्नाशयी रस भोजन में मिल जाते हैं जिससे भोजन और अच्छे प्रकार से पच जाता है, क्योंकि ये पित्त रस, अग्नाशयी रस भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षुद्रांत की दरारों से आंतरिक रस का स्रावण होता है। क्षुद्रांत की दरारों से किसका स्रावण होता है? आंतरिक रसों का। अब यहाँ पे पित्त रस और अग्नाशयी रस हमने एक नया नाम देखा, तो आए देख लेते हैं ये होता क्या है। पहले देखेंगे पित्त रस। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। यह काइम मतलब कि भोजन की लुगदी, काइम को क्या कहते हैं? भोजन की लुगदी की अम्लता को समाप्त करके उसे क्षारीय बनाता है तथा आंतरिक क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त लवण क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल में घुलनशील बनाए रखते हैं और इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। हमारा पित्त रस वसा के इमल्सीकरण में सहायक करता है। यह भोजन की लुगदी की अम्लता को क्या करता है? समाप्त करके क्षारीय बनाता है और अंदर की जो क्रमानुकंचन गतियां हैं उसको भी सक्रिय करता है। अब हम देख लेते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस क्या होता है? इसका pH 7.5 से 8.3 तक होता है। इसमें 96% जल और शेष पाचक एंजाइम तथा लवण होते हैं। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अग्नाशयी रस का pH मान कभी पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 7.5 से 8.3। और अग्नाशयी रस में 96% तो जल होता है और शेष क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं और लवण। शेष बचा हुआ 4% में
पाचक एंजाइम और लवण होता है। इसमें अग्नाशयी रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम आगे देखेंगे और समझेंगे भी। पहला है प्रोटीन पाचक एंजाइम। ये क्या करते हैं? ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। अग्नाशयी रस में अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम क्या करते हैं? अग्नाशयी रस में अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को क्या करते हैं? मल्टोज में बदलते हैं। आगे है वसा पाचक एंजाइम। वसा पाचक एंजाइम अग्नाशयी लाइपेज या स्टीएप्सिन इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। वसा पाचक एंजाइम क्या करते हैं? अग्नाशयी लाइपेज या स्टीएप्सिन इमल्सीकृत वसा का पाचन करते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम ये न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है? न्यूक्लियेज एंजाइम। 5वां पॉइंट है बृहदांत, मतलब कि बड़ी आंत। बड़ी आंत किस प्रकार भूमिका निभाती है भोजन के पाचन में, उसको हम आगे देखेंगे। बड़ी आंत अधिक चौड़ी तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है, जहां अधिसंख्य दीर्घ रोम इसमें उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं। शेष पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं बड़ी आंत की संरचना कैसी होती है। क्या कह रहा है? ये अधिक चौड़ी होती है। आप देख ही रहे हैं ये चौड़ी होती है और छोटी आंत से इसकी लंबाई कम होती है। छोटी आंत केवल उसका नाम है छोटी, पर वो क्या है? लंबी होती है। बड़ी आंत इसका नाम तो है बड़ी, पर ये क्या होती है? छोटी होती है। और बड़ी आंत क्या करता है? बिना पचा हुआ भोजन को बृहदांत में भेजता है, जहाँ अधिक संख्या में दीर्घ रोम होते हैं और ये दीर्घ रोम क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं। जो शेष बचता है पदार्थ उसे गुदा द्वारा मल के रूप में त्याग दिया जाता है और ये क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन जो होता है उसका सचित्र वर्णन करिए। तो आप इस फिगर को बनाते हुए नेमिंग के साथ पूरा डिफिनीशन लिखेंगे, तभी पूरा नंबर पाएंगे। आप फिगर में देख सकते हैं माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओसोफेगस वगैरह, लीवर, स्टमक, एनस, अपेंडिक्स। और जब भी आप फिगर बनाते हैं तो इसका नेमिंग करना मत भूलिएगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने पढ़ा, भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है? ग्रसनी एसोफेगस द्वारा स्टमक में जाता है। और एसोफेगस में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, और डायरेक्ट कहा जाता है ग्रसनी द्वारा होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारा भोजन कितने मिनट तक रहता है? 3 से 4 घंटे। और स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं कि ये कुंडलित होती है, इसकी संरचना कुंडलीनुमा होती है, क्योंकि ये मुड़ी हुई जो संरचना है वही स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये छोटी आंत तो है पर ये लंबी होती है, किसकी तुलना में? बड़ी आंत की तुलना में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है पूरे वीडियो में। आइए अब जान लेते हैं दांत। दांत के बारे में जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इनका अध्ययन कहाँ होता है। सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। दांत मुंह या जबड़ों में स्थित छोटे सफ़ेद रंग की संरचनाएं हैं जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाई जाती हैं। दांत भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम आते हैं। कुछ पशु, विशेषतः मांसभक्षी, शिकार करने एवं रक्षा करने के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं। जनरली दांतों का प्रयोग भोजन को तोड़ने में, चबाने में और चीरने में काम आता है। और कुछ पशु क्या करते हैं? इसे शिकार के रूप में और अपनी रक्षा के लिए भी उपयोग में लाते हैं। मुंह में जो जबड़े होते हैं उसमें सफ़ेद कलर के हमारे दांत उपस्थित होते हैं और ये कशेरुक प्राणियों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो कठोर तालू से। इसका अगर हम बात करें दांत का अध्ययन किस लॉजी में होता है तो उसका नाम है ओडोंटोलॉजी। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, दांत का अध्ययन कहाँ होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। आगे है दांत की विशेषता। अब दांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। पहला है गर्ददंती।
दांत हड्डियों के खांचे में धंसे होते हैं। गर्तदंती क्यों होता है? क्योंकि अंदर तक धंसे होते हैं। जितना भाग ऊपर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा भाग अंदर जबड़े में होता है हमारे दांतों का, इसीलिए इसे गर्तदंती कहते हैं। दूसरा है विषम दंती। मानव में 4 अलग-अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए मानव विषम दंती होता है। विषम दंती क्यों कह रहा है? क्योंकि मानव में 4 अलग-अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए विषम दंती कहते हैं। वो 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो फिगर में आप देख सकते हैं, प्रीमोलर्स, केनाइन, इंसाइजर, मोलर्स। और तीसरा है द्विबार दंती। मानव में अग्रचर्वणक द्विबार दंती को देख लीजिए। मानव में अग्रचर्वणक दांतों को छोड़कर सभी दांत 2 बार निकलते हैं। जो अग्रचर्वणक दांत होते हैं उन्हें छोड़कर और सभी दांत क्या होते हैं? 2 बार निकलते हैं। एक क्या होता है? दूध का दांत, जो कि बचपन में टूट जाने के बाद फिर से हमारे दांत आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दूध के दांत बाद में आते हैं, फिर टूटने के बाद दांत नहीं आते हैं। और ये अग्रचर्वणक जो दांत होता है ये दोबारा नहीं आता है, इसे छोड़कर सारे दांत 2 बार निकलते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं ये 4 प्रकार। पहला है कृंतक, इंसाइजर। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। इंसाइजर कौन सा होता है भाई? तो ये जो आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और भोजन को काटने के काम आते हैं वही होते हैं इंसाइजर। और ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। जब हम 6 माह के हो जाते हैं तब ये दांत निकलते हैं और इंसाइजर आगे होता है। दूसरा है रदनक, केनाइन। केनाइन का कार्य है भोजन को चीरने व फाड़ने का होता है। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरने व फाड़ने। ये दांत 17 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। इंसाइजर का क्या कार्य होता है कि भोजन को चीरना व फाड़ना, और ये 17 से 20 महीने की उम्र में निकलता है। जब शिशु 17 से 20 महीना का हो जाता है तब केनाइन निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। 2 जबड़े में बटा होता है, तो ऊपर वाले जबड़े में भी 2 होते हैं और नीचे वाले भी जबड़े में ये 2 होते हैं। तीसरा है अग्रचर्वणक, प्रीमोलर्स। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। क्या कह रहा है? प्रीमोलर भोजन को चबाने में सहायता प्रदान करते हैं। आप मुख में देखे होंगे जो चौड़े वाले भाग होते हैं वही प्रीमोलर्स होते हैं। जो भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं वही प्रीमोलर्स होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4-4 होती है। ऊपर के जबड़े में 4 होती है और नीचे के जबड़े में भी 4 ही पाई जाती है। और ये दांत कब निकलते हैं, किस उम्र में? तो ये दांत जब शिशु 10 से 11 वर्ष का हो जाता है तब प्रीमोलर विकसित होता है। चौथा है चवर्णक, मोलर्स। ये दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं। ये दांत क्या होते हैं? भोजन चबाने में ही सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं। प्रथमतः ये 12 से 15 महीने की उम्र में निकलते हैं। जब शिशु 12 से 15 महीने का हो जाता है तब ये दांत निकलता है। कौन सा? मोलर्स। और मोलर्स भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में भी 6 और नीचे वाले जबड़े में भी 6 होते हैं। क्या कह रहा है? इंसाइजर आगे के जो दांत होते हैं वो होते हैं, ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। और केनाइन क्या करते हैं? ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 17 से 20 महीने का जब शिशु हो जाता है तब निकलते हैं। इनकी संख्या 2-2 होती है, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। और प्रीमोलर्स का क्या है? यह भोजन को चबाने में सहायक होते हैं और ये 4-4 पाए जाते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। ये दांत 10 से 11 वर्ष की आयु में निकलते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह निकल आते हैं प्रीमोलर्स। और मोलर्स क्या है? ये भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं और प्रत्येक जबड़े में ये 6-6 होते हैं। ये 12 से 15 महीने की उम्र में निकल जाते हैं। मानव दांत का सूत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में पूछ लेता है या फिर बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है, मानव दांत का सूत्र बताइए। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ। फिगर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन परमानेंट डेंटिशन। फिगर में समझाया गया है इंसाइजर
दिखने में कैसा होता है, केनाइन कैसा होता है, प्री मोलर्स कैसा होता है और मोलर्स कैसा होता है। ऊपर के जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं और नीचे के जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। टोटल कितने दांत हो गए? 32। यह रेशियो एक वयस्क मनुष्य के दांत का है, क्योंकि बच्चों में दांत कम पाए जाते हैं और वो दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, फिर से दांत आता है। यह पूरा फॉर्मूला एक वयस्क मनुष्य के दांत का है। एग्जाम में डेंटल फार्मूला पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। इंसाइजर 2/2 और केनाइन कितना होता है? 1/1, यानी कि ऊपर के जबड़े में 1 और नीचे के भी जबड़े में 1। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2/2 और मोलर कितने होते हैं? 3/3। टोटल कितना हो गया? 32। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो, पूरा जय प्रक्रम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने जय प्रक्रम का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपको जय प्रक्रम पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।